प्यार देवताओं का वरदान है जो केवल भाग्यशालियों को मिलता है। 15 अक्टूबर 1976 को आई फिल्म बैराग में दिलीप कुमार का डायलॉग उनकी रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी मुफीद साबित होता है। आज सुबह खबर आई कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 बजे दुनिया को अलविदा कहा। दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार के निधन की खबर मिलते ही बॉलीवुड और देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें भारतीय सिनेमा का पहला खान और ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। दिलीप कुमार ने बेहतरीन अभिनेता का सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। देश में पहला फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले भी दिलीप साहब। डेली बज इंडिया दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देता है। वहीं आज का दिन क्रिकेट के दीवानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। आज भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। कभी खड़गपुर रेलवे पर यात्रियों की टिकट चेक करने वाला नौजवान एक दिन भारतीय क्रिकेट में कामयाबी की नई इबारत लिखेगा, इसका अंदाजा शायद तब किसी को नहीं था। आज माही अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस का प्यार उमड़ रहा है। साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने पहला डेब्यू मैच खेला था। साल 2019 का सेमीफाइनल मैच धोनी का आखिरी मैच था। धोनी ने बीते 15 अगस्त को अचानक संन्यास ले लिया। धोनी अब सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। ये तो रही दो दिग्गजों की बात, एक वो जिसने दुनिया को अलविदा कहा, एक वो जिसने क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। पर हम आज के शो में बात करेंगे मोदी सरकार की नई टीम की। आखिर मोदी कैबिनेट विस्तार कर क्या अभी से 2024 की तैयारी कर रही है? हम इसके जवाब तलाशने की कोशिश आज के शो में करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बज शो। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के शो में क्या कुछ है खास। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कितने शहर पेट्रोल का कहर, वहीं ममता पर क्यों लगा 5 लाख का जुर्माना और नैनीताल की तस्वीरें डराने वाली हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है। दिल्ली में फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए 21 पैसे है। वहीं 1 लीटर डीजल के दामों के लिए आपको 89.53 रुपए चुकाने होंगे। आपको हम ये भी बता दें कि दिल्ली से पहले भोपाल, राजस्थान, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में पेट्रोल पहले से ही 100 के पार बिक रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमतें तय कैसे होती हैं, तो आपको ये भी बता दें कि एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत, इन सब के आधार पर पेट्रोल के दाम डिसाइड होते हैं। वहीं सरकार पेट्रोल और डीजल को अपना सबसे कमाऊ बेटा मानती है। अपने खजाने को भरने के लिए तेल के दामों से सरकार खेल करती रहती है। सरकार को अगर खजाना भरना ही है तो उसे कोई और भी रास्ता ढूंढना चाहिए। केवल तेल के दामों को बढ़ाकर सरकार सिर्फ आम जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। नंदीग्राम केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी के बयान ने अदालत को बदनाम किया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के बीजेपी के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर मामले से अलग होने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी से वसूली गई जुर्माने की राशि को कोरोना काल में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवार को बांटा जाएगा। आपको इस मामले का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 2 मई को 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इस दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी से 1956 मतों से हार गई थी। नतीजों के दिन ममता बनर्जी ने दोबारा वोटों की गिनती की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नहीं माना। इसके बाद ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और शुभेंदु अधिकारी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए और चुनाव रद्द करने की मांग की थी। वहीं मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद ममता ने जज कौशिक चंदा पर भी आरोप लगाया कि उनकी बीजेपी के साथ सांठगांठ है। हालांकि जस्टिस चंदा ने खुद ही इस केस से हटने का फैसला ले लिया। वहीं हमारी अगली खबर नैनीताल से है। कोरोना का प्रकोप कुछ कम होने के बाद अब पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ गई है। हिमाचल के मनाली के बाद नैनीताल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है और चिंता की बात यह है कि वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। नैनीताल में सैलानियों की इतनी भीड़ है कि होटल फुल हैं और सड़कें जाम से पटी पड़ी हैं। हमने कोरोना की पहली लहर के थमने के बाद लापरवाही करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद दूसरी लहर हजारों लोगों को निकल गई। एक्सपर्ट्स पहले ही चिंता जता चुके हैं कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो अगले कुछ महीनों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है।
ऐसे में इस तरीके की लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कई नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हुए, कुछ चेहरे हटाए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में 43 नेताओं ने शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पशुपति कुमार पारस, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, अनुराग ठाकुर, ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने शपथ ली। ये सब आपने अब तक टीवी पर देख लिया होगा, इसीलिए अब हम इन बातों पर बात नहीं करेंगे कि कौन शामिल हुआ। हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट आखिर इस वक्त अपना विस्तार करके क्या संदेश देना चाहती है। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब मोदी सरकार के आगे की क्या रणनीति है। हम ये भी समझेंगे कि आखिर इस वक्त कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोदी कैबिनेट के विस्तार की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर शिवसेना और अकाली दल के मंत्रिमंडल से बाहर होने की वजह से नए लोगों को शामिल किया जाना था। इसके साथ ही रामविलास पासवान के निधन की वजह से मंत्री का पद खाली था। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि विस्तार जरूरी था। वहीं कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिनके पास एक साथ 2-2 विभाग की जिम्मेदारी थी। ऐसे में होना था कि उनके बोझ को कम किया जाए। काम का बोझ केवल इसीलिए नहीं कम किया गया कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा सके, वो इसलिए भी कम किया गया है ताकि मंत्री बाकी बचे 3 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के एजेंडे को पूरा करें, जो कि कोरोना महामारी की वजह से पूरा होने में चुनौती खड़ी हो गई थी। यकीनन कम समय में ज्यादा काम तभी हो सकता है जब केंद्रीय मंत्री ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। शायद इसी का नतीजा है कि मोदी कैबिनेट से डॉक्टर हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, देबोश्री चौधरी, संतोष गंगवार, राव साहेब दानवे पाटिल, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। कैबिनेट विस्तार से सबसे पहले थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाया गया। वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। इसके अलावा थावरचंद गहलोत के पास राज्यसभा में नेता सदन और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य का अहम पद भी था। उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार सवालों के घेरे में आई, उसका खामियाजा अब डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा है। हर्षवर्धन के पास विज्ञान और तकनीक मंत्रालय भी था। वहीं नई कैबिनेट से बाबुल सुप्रियो को हटाया गया है। वो पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। महाराष्ट्र की जलना लोकसभा सीट से सांसद राव साहेब दानवे पाटिल ने भी इस्तीफा दे दिया। वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। पश्चिम बंगाल की रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देबोश्री चौधरी को भी हटाया गया है। वो महिला एवं बाल विकास में राज्य मंत्री थे। साथ ही साथ रमेश पोखरियाल निशंक को भी मोदी की नई टीम से हटा दिया गया है। वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे। उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा को भी हटाया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की भी छटनी हुई है। महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से सांसद संजय धोत्रे को भी हटाया गया। वो शिक्षा के साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। हरियाणा के अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया की भी छटनी हुई है। वो जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सरंगी को भी हटाया गया है। वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। ये तो रही उनकी बात जिन्हें हटाया गया। अब सवाल आपके मन में ये उठता है कि आखिर इन्हें हटाया क्यों गया? जवाब बड़ा सिंपल है। जाहिर सी बात है कि कोरोना की वजह से सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही हैं। मोदी सरकार इस बार के मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को मौका दे रही है। मोदी सरकार के पास केवल 3 साल का वक्त और बचा है। जाहिर तौर पर सरकार 2024 में दोबारा वापस आना चाहेगी। ऐसे में सरकार चाहती है कि लागू हुई सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक जरूर पहुंचे। मंत्री ऐसे हों जो आने वाले समय में जनता को जवाब दे सके। अब आपको उदाहरण देते हैं। केंद्र सरकार गरीबों को रोजगार देने के लिए मनरेगा चलाती है। इसमें हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाती है। ये अलग बात है कि करोड़ों रुपए बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास के जरिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पक्के मकान दिए जाते हैं। केंद्र सरकार आवास और रोजगार के नाम पर हर साल कई अरब रुपए खर्च करती है, लेकिन हमें और आपको पता है कि आवास योजना की जमीनी हकीकत क्या है। साथ ही कोरोना जब देश में आया तो स्वास्थ्य की स्थिति देश में क्या थी, ये हमने और आपने बेहद करीब से देखा है। मोदी सरकार जानती है कि आने वाले वक्त में सरकार को इन सभी बातों का जवाब देना होगा, चाहे वो कोरोना हो या फिर किसान आंदोलन ही क्यों ना हो। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की बात करें तो उसमें 3 बार कैबिनेट विस्तार हुआ था। मई 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने पहला कैबिनेट विस्तार नवंबर 2014 में किया था। उसके अगले साल यानी कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का दूसरा विस्तार 2016 में हुआ था। उसके 1 साल बाद 2017 में उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने थे। पहले कार्यकाल का तीसरा विस्तार 2017 में हुआ था।
जब अगले साल 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, अब वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार आज हुआ है। आज जानते हैं कि अगले साल यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये विस्तार उसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। मोदी सरकार एक तीर से कई निशाने लगाना जानती है। जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार से आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। साथ ही सरकार खुद 2024 में कमबैक करना चाहती है। उसके लिए जमीन वो अभी से तैयार कर लेना चाहेगी। अब देखना होगा कि सरकार की नई टीम अपने दायित्वों का निर्वहन कितना और कैसे करती है। अब हम शो के अंत में आ गए हैं और शो के अंत में हम आपसे पूछेंगे आज का सवाल, लेकिन उससे पहले कल के सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। वहीं आज का हमारा सवाल है कि आज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, तो हमारा सवाल है कि धोनी की जर्सी का नंबर 7 क्यों है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो हमें कमेंट करिए, बाकी हम इसका जवाब कल के शो में देंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।